उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में गर्मी के तेज और जलते हुए दिन थे और नीलेश अपनी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को इस कदर घेर रखा था कि उन्हें रोज के खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सूरज की कड़ी धूप से झोपड़ी में आ रही तपिश और गर्मी ने उनकी हालत को और भी बदतर बना दिया था। लेकिन नीलेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस गर्मी में जब हम इतना कष्ट सहते हैं तो हमें भी कुछ राहत मिलनी चाहिए? बच्चों के लिए तो कुछ ठंडा करने का भी कोई इंतजाम नहीं है। ठंडी छांव का तो नामो निशान नहीं है। हमारा हाल तो ऐसा हो गया है कि अब तो रात को भी नींद में घबराहट होती है, जैसे हमारा पूरा शरीर जल रहा हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये सब हमारी किस्मत है। मेहनत करने के बावजूद कभी कोई मदद नहीं मिलती। ये गर्मी तो जैसे हमें और भी तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान सकते। हमें अपने बच्चों के लिए जीना है कमला। कुछ तो रास्ता मिलेगा, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या करें नीलेश, इस तंगी और गर्मी से जूझते हुए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि किसी तरह इन हालातों से बाहर निकल सकें। बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें देखकर मन बहुत दुखता है। तुम्हारी बात सही है कमला, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। कुछ ना कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गर्मी के कारण चिढ़े हुए थे और कमला हर पल घर के कामों में व्यस्त होकर इस उम्मीद में जी रही थी कि किसी तरह उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। एक दिन कमला रसोई घर में खाना बना रही होती है, तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, माँ, हमें कुछ ठंडी चीज दो ना, बहुत गर्मी हो रही है। पंखा भी नहीं चलता और हवा भी नहीं है। थोड़ा सा पानी या कुछ ठंडा दे दो, हमें बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी गर्मी बहुत लग रही है। क्या हम लोग भी कभी अच्छे से ठंडी हवा में बैठ सकते हैं? हमें भी तो कभी आराम से सोने दो। इस गर्मी में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कमला के चेहरे पर चिंता और दुख साफ नजर आता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। माँ, तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या हम बहुत बुरा कर रहे हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? हमें तो बस ठंडी हवा चाहिए, बस थोड़ी सी राहत चाहिए। माँ, तुम तो हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। हमें पता है कि तुम हमारे लिए सब कुछ करना चाहती हो। बस थोड़ा सा पानी और एक ठंडी हवा की थपकी दे दो ताकि हमें भी राहत मिले। बच्चों, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी ठंडा देने का सामर्थ्य नहीं है। घर में कोई ठंडी चीज नहीं है और तुम्हारे लिए कुछ करने का दिल बहुत तड़पता है। माँ, तुम चिंता मत करो, हम समझते हैं। हम भी कभी न कभी खुश होंगे। बस तुम हमें प्यार करती रहो। तुम दोनों की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है बच्चे। तुम लोग कहते हो तो लगता है जैसे मेरी सारी तकलीफें कम हो जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। फिर भी तुम दोनों को खुश देखना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। दूसरे कमरे में बैठे हुए नीलेश ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बर्फ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कैसा बाप हूं मैं, अपने ही बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। 2 घूंट ठंडा पानी भी नहीं दे सकता। क्या इन्हीं हाथों से मैं अपने परिवार का सहारा बनने चला था? मेहनत करता हूं, फिर भी घर में कभी जरूरतें पूरी नहीं होती।
ये गर्मी तो जैसे मेरे हालात का भी मजाक उड़ा रही है। हे भगवान, क्या गरीब का नसीब कभी बदलता है? क्या मेरे बच्चों को भी मेरी तरह यही गरीबी और बेबसी झेलनी पड़ेगी? क्या मेरी मेहनत कभी हमारे घर में ठंडक ला पाएगी? नीलेश अपनी बेबसी में डूबा सोच ही रहा था कि अचानक उसकी झोपड़ी की सूखी घास से बनी छत आग की लपटों में घिर गई। तपती गर्मी ने जैसे उसके आखिरी आसरे को भी जलाने की साजिश कर दी हो। कमला और नीलेश अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में उनका घर जलकर राख हो जाता है। अब आगे क्या करेंगे? क्या कर सकता हूं कमला? ये घर ही तो था जो हमें धूप और बारिश से बचाता था, अब वो भी चला गया। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे अब? घर जल सकता है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अपने बच्चों के लिए छत बनाऊंगा। हम राख से भी नया आशियाना खड़ा कर लेंगे कमला। दिन भर नीलेश गांव में इधर उधर भटकता रहा। एक दुकान पर एक छोटा सा काम मिलता है, जिसके बदले नीलेश को मात्र 50 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये लेकर नीलेश अपने परिवार के लिए नाश्ता लेकर आता है। क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? बच्चे दिन भर भूख और गर्मी से परेशान रहे। हाँ कमला, दिन भर काम ढूंढने के बाद एक आदमी ने मुझमें पर तरस खाकर मुझसे कुछ बोरियां उठावाई और बदले में मुझे 50 रुपये दिए, जिससे मैं ये नाश्ता लेकर आया हूं। तुम ये बच्चों को खिला दो। कल मैं फिर जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगा। जैसे तैसे उन लोगों ने रात एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नीलेश जंगल की तरफ जाता है और बहुत सारे सूखी घास ले आता है, और शाम होने तक नीलेश उनके लिए एक छोटा सा घर तैयार कर लेता है। कमला, शाम हो गई है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। आज हम सब ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार भूखा सोए। ठीक है, मगर जल्दी ही आ जाइएगा, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नीलेश घर से काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरीश उसे मिलता है। अरे नीलेश भाई, बहुत दिनों बाद नजर आए। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं हरीश भाई, पहले तो बच्चे गर्मी से परेशान थे, फिर उसके बाद सूखी घास की बनी होने के कारण हमारे घर की छत भी जल गई। इतनी तपती धूप में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पूरा एक दिन और पूरी एक रात मैंने एक पेड़ के नीचे काटी है। आज सुबह से ही जंगल से सूखी घास लाकर झोपड़ी बनाने में लगा हुआ था, इसीलिए सुबह से मेरा परिवार भूखा है। अभी मैं काम ढूंढने निकला हूं ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। अरे भाई, अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो मैं तुम्हें एक जगह काम दिला सकता हूं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूं। फिर हरीश नीलेश को एक सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत मुसीबत में है, कृपा करके इसे कोई काम पर रख लीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ मेरे खेतों का काम बचा है। एक और बात, खेतों में काम करने के लिए मेरे पास बैल नहीं है। मेरे दोनों बैल बीमार हैं। अगर तुम्हारे पास बैल है तो कल से खेत पर काम करने आ जाना। क्या तुम इतनी धूप में हल चला पाओगे?
सेठ जी, मेरे पास बैल तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही आपके खेत को जोतना शुरू कर दूंगा। लेकिन तुम अकेले सारा काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना कितनी चिलचिलाती धूप होती है, इतनी गर्मी में तुम काम कैसे कर पाओगे? सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपके खेतों में मैं हल चला लूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा खेत बहुत बड़ा है, इतनी गर्मी में तुम ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे ही काम कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 300 रुपए दूंगा। सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में आपको तो पता है ना कितनी लू चलती है, और आप मुझे सिर्फ 300 रुपये ही देंगे, ये तो बहुत कम है। देखो, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं यह काम करके अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, ताकि कम से कम गर्मी में थोड़ी ठंडक पा सके। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ और कल से समय से काम पर आ जाना। इसके बाद हरीश और नीलेश दोनों सेठ के घर के बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरीश, जो तुमने मुझे काम दिला दिया, नहीं तो मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। क्या तुम मेरी एक मदद और कर दोगे? हाँ हाँ नीलेश, बोलो, तुम्हें और किस बात की परेशानी है? भाई, मेरे परिवार ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? कल सेठ मुझे जैसे ही पैसे दे देंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, ले लो तुम पैसे। अब मैं घर चलता हूं, शाम भी हो चुकी है, अब तुम भी खाने का सामान लेकर अपने घर चले जाओ। फिर हरीश अपने घर चला जाता है, नीलेश भी खाने का सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही नीलेश सेठ के घर की ओर निकल जाता है। खेतों पर पहुंचकर नीलेश अपना काम शुरू कर देता है। चिलचिलाती धूप में नीलेश पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था। नीलेश अपनी पूरी मेहनत सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा था। गर्मी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बिना रुके वो अपना काम किए जा रहा था। इसी तरह शाम हो जाती है और सेठ वहां आता है। अरे वाह नीलेश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यह लो आज के तुम्हारे 300 रुपए, और कल समय से काम पर आ जाना। नीलेश खाने का सामान खरीदता है और घर चला जाता है। ये क्या जी, आप तो पूरे पसीने से लथपथ हुए हैं। हाँ कमला, काम ही कुछ ऐसा मिला है, सेठ जी का खेत जोतने का काम मिला है, जिसके बदले में सेठ जी 300 रुपए दे रहे थे। तुम देखना, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। आप हम लोगों के लिए खुद को इतनी तपती धूप में झोंक रहे हो, आप कैसे झेलेंगे ये सब? तुम मेरी चिंता मत करो कमला, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा, और हमारे बच्चों को यूं गर्मी में जलना भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब नीलेश के परिवार की स्थिति भी ठीक होने लगी थी। वह रोज तपती धूप में सेठ के खेतों में अपनी पीठ पर हल्का बोझ लिए हुए काम करता था। एक दिन नीलेश अपने घर आया तो कमला को उदास बैठे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ कमला, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? छोटू की तबीयत बहुत खराब है, गर्मी की वजह से छोटू को लू लग गई। हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि छोटू को अस्पताल ले जा सके। तुम चिंता मत करो कमला, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले नीलेश हरीश के घर का दरवाजा खटखटाता है। क्या हुआ नीलेश, तुम यहां कैसे? हरीश भाई, छोटू की हालत बहुत खराब है, गर्मी की वजह से उसे लू लग गई है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं तुम्हारा आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
नीलेश भाई, जितना हो सकता था मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मेरा भी खुद का एक परिवार है और उसके भी कुछ खर्चे हैं। मैं भी तो तुम्हारी तरह एक गरीब आदमी हूं। माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हरीश भाई, मुझे अब भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर मेरे बेटे को समय पर इलाज न मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। भाई, क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? नीलेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे हाथ अभी भी तंग है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर हरीश घर के अंदर चला जाता है। तभी हरीश की पत्नी उसे कहती है, क्या हुआ जी? कौन था दरवाजे पर जो इतना जोर जोर से दरवाजा पिट रहा था? अरे वाह, मेरा दोस्त नीलेश था। उसके बेटे को लू लग गई है और वह बहुत बीमार है, इसीलिए मुझसे पैसे मांगने आया था। मैंने उसे साफ मना कर दिया पैसे देने से। लेकिन वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? अरे मधु, दोस्ती में तभी तक किसी से रखता हूं जब तक मुझे उससे फायदा हो। चलो मान लिया मैंने उसे उधार दे भी दिया, तो वो मेरे पैसे लौट आएगा कैसे? उसका तो खुद का परिवार संभलता नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे पैसे लिए थे, वह अभी तक नहीं लौट आया मुझे। मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो अपने पैसे दान करता चलूं। इधर नीलेश बहुत बेबस और परेशान था। उसने अपने सभी रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। छोटू की तबीयत भी और खराब होती जा रही थी। हार मानकर नीलेश गांव के मुखिया के घर मदद मांगने जाता है। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है और उसका इलाज जरूरी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। अब एक आप ही से उम्मीद है। नीलेश, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। रिश्तेदार और दोस्त तभी तक साथ देते हैं जब तक इंसान के पास पैसा हो। लेकिन नीलेश, तुम तो जानते ही हो, गांव के जो भी छोटे मोटे काम चल रहे हैं वो मैं अपने पैसे से करा रहा हूं। अभी खुद मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता नीलेश, अभी मेरे हाथ भी तंग है। तुम किसी और से मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे उम्मीद है कोई और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है भला? अब तो वही होगा जो ईश्वर की मर्जी है। इतना कहकर नीलेश मुखिया के घर से निकल जाता है। आज सबने साबित कर दिया कि कोई किसी का अपना नहीं होगा। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। नीलेश बीच रास्ते में ही चिंता के कारण बेहोश हो जाता है। तभी रास्ते से गुजर रही एक औरत की नजर नीलेश पर जाती है। अरे ये कौन है और ये रास्ते पर ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है? मैं इसे ऐसे हालत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। औरत नीलेश को अपने घर ले जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। थोड़ी देर बाद नीलेश को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था। छोटू की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। तुम ऐसी हालत में अपने घर कैसे जाओगे? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम बाद में अपने घर चले जाना। आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप मुझे अपने घर ले आए और मेरी इतनी सेवा की। भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाया है। जब कोई परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सामने वाले की मदद करें। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मारे या जिए। लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हो सकता है तुमने अब तक सिर्फ लोगों के बुरे चेहरे ही देखे हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि अच्छाई अभी भी बाकी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन सभी नहीं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशानी में हो। मेरे बेटे को लू लग गई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। मैंने सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की।
आखिरी उम्मीद लेकर मैं गांव के मुखिया के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आंख खुली तो आप सामने थे। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। अनजान औरत नीलेश को बहुत सारे पैसे देती है। इससे तुम अपने बेटे का इलाज करा लेना और जो पैसे बच जाए उनसे अपना कोई व्यापार शुरू कर लेना। आप किसी भगवान से कम नहीं हैं। मैंने भगवान का नाम तो सुना था, आज देख भी लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भैया, ये बड़ी बात नहीं है। अब आप जल्दी से जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। नीलेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज कराता है। कुछ दिनों में छोटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन कमला नीलेश से पूछती है, अजी आपने बताया नहीं, हमारे छोटू के इलाज के लिए आप पैसे कहाँ से लाए थे? कमला, ये पैसे मुझे एक अनजान औरत ने दिए थे। वह एक बहुत अच्छी औरत थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि छोटू का इलाज इन पैसों से करा लूं और बचे हुए पैसे से कोई व्यापार शुरू कर लूं। सच में वह औरत किसी भगवान से कम नहीं थी। अजी अभी तो हमारे पास बहुत पैसे बचे हैं, क्यों ना हम उन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लें। तुम्हारी बात तो सही है कमला, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम ठंडा शरबत और मिल्क शेक बेचेंगे। गर्मी के दिनों में लोग ठंडी शरबत का मजा ज्यादा लेंगे और मैं तो स्वादिष्ट शरबत बना लेती हूँ। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो कमला। गर्मी में हर कोई ठंडा ठंडा शरबत पीना चाहता है। मैं अभी बाजार से सामान ले आता हूँ। हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। नीलेश बाजार जाकर शरबत का सारा सामान घर ले आता है और अगले दिन से दोनों बाजार में अपना ठेला लगाते हैं। अरे नीलेश भैया, शरबत का कारोबार शुरू कर दिया क्या? अच्छा है, अच्छा है। अब जल्दी से मुझे ठंडी ठंडी शरबत पिला दो। देखो तो कैसा शरबत बनाते हो आप। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लो ठंडा शरबत, जल्दी से पीकर बताओ कैसा बना है। वो आदमी जैसे ही शरबत पीता है, उसे शरबत इतना अच्छा लगता है कि वह 3-4 गिलास शरबत पी जाता है। अरे भाभी जी, ऐसा क्या मिला दिया है शरबत में? कितना स्वादिष्ट है यह शरबत। प्यास तो बुझ गई, लेकिन मन नहीं भर रहा। लगता है बस पिता ही जाऊं। ऐसे ही नीलेश की दुकान पर भीड़ बढ़ती है और आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हो चुकी थी। नीलेश रोज ऐसे ही अपना ठेला बाजार में लगाता और उसका सारा शरबत बिक जाता। धीरे धीरे नीलेश की शरबत की मांग और भी बढ़ गई। अब नीलेश की स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।